हेलो बच्चों। हम कंटिन्यू करते हैं। हमने जो ब्राह्मण ग्रंथ लिए थे उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करते हैं, जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ग्रंथ प्राचीन भारत के बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय धर्म था। उसके साहित्य का सृजन भी प्रचुर मात्रा में हुआ। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई है और बाद में बौद्ध विद्वानों ने भी अपने ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही रचे थे। यद्यपि बौद्ध ग्रंथ भी ब्राह्मण ग्रंथों की तरह धर्म प्रधान ग्रंथ है, तथापि इनमें प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सामग्री भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में त्रिपिटक अधिक महत्वपूर्ण है। विनय, सूक्त तथा अभिधम मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। इनकी रचना महात्मा बुद्ध के निर्वाण के उपरांत हुई थी। इन पिटकों में बुद्ध के मूल कथनों एवं प्रवचनों को शुद्ध रूप से मेलित करने का प्रयास किया गया है। संघ नियमों का उल्लेख है। सुत्त पिटक में बौद्ध सिद्धांतों का उल्लेख है और अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का तार्किक ढंग से विवेचन किया गया है। पातिमोक्ष, महावग्ग, चूलवग्ग आदि ग्रंथों में बौद्ध भिक्षुओं के चारित्रिक नियमों का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय में 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं दी गई है। इनकी संख्या 549 ईस्वी है। इनमें भी उस समय की संस्कृति पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। इन जातक कथाओं का उल्लेख खुद निकाय में मिलता है। मिलिन पन्नों से पता चलता है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन यूनानी नरेश मिनांडर के दरबार में गया था। उनके वार्तालाप से तत्कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था स्पष्ट होती है। बौद्ध साहित्य एवं दर्शन के इतिहास को जानने की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिव्यावतान से अशोक वह उसके उत्तराधिकारियों के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प से मौर्यों से लेकर हर्ष के समय तक की घटनाओं का ज्ञान होता है। ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध के जीवन तथा उस समय की धार्मिक तथा सामाजिक अवस्था का ज्ञान होता है। दिव्यावतान, आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा ललित विस्तार संस्कृत भाषा के ही ग्रंथ है। दिव्यावतान में मौर्य काल की महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। महावंश और दीपवंश लंका के पाली महाकाव्य है। इनसे लंका के इतिहास के साथ साथ महात्मा बुद्ध की जीवनी भी मिलती है। इसमें 3 बौद्ध संगीतियों का भी वर्णन है। बुद्ध का जीवन व्रत एवं उनकी शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। जिनमें जैसे अशोकावदान है, अवदान शतक है, बुद्ध चरित है, सौंदर्यानंद है। इनमें चलिए अब हम आते जैन ग्रंथ पर। जैन ग्रंथों की गणना भी अब्राह्मण ग्रंथों में होती है। इनमें परिशिष्ट, भद्रभाव चरित्र तथा जैन आगम उल्लेखनीय है। आगमों का संकलन पहले 14 ग्रंथों में हुआ था और बाद में 12 ग्रंथों में। ये सबसे प्राचीन है। जैन धर्म ग्रंथों की रचना अधिकांश प्राकृत भाषा में हुई है, परंतु बाद में जैन मुनियों ने भी संस्कृत भाषा में कई टीका व व्याख्या ग्रंथ लिखे हैं। ये ग्रंथ भी मूल रूप से धार्मिक ही है, परंतु ये ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों से भी अधिक ऐतिहासिक सिद्ध हुए हैं। इन ग्रंथों में ऐतिहासिक सामग्री अधिक मिलती है। इन ग्रंथों की सहायता से भी उस समय के शासकों की मनोवृत्तियों का आभास होता है। जिन शासकों ने जैन धर्म अंगीकार कर लिया था, उनके कार्यों पर जैन ग्रंथों ने विशद रूप से प्रकाश डाला है। जैसे उनमें बिंबिसार के अनेक राजाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भद्रभाव चरित्र के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का ज्ञान होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रंथ जैन साहित्य का दूसरा ग्रंथ है। कथा कोश तथा कालिका पुराण भी भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से परिशिष्ट पर्वन अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध हुआ है। इस ग्रंथ में महावीर स्वामी के जीवन काल से लेकर मौर्य काल तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। और इन ग्रंथों के अलावा वसुदेव हिंदी, व्रतकल्प सूत्र, भाष्य, पुष्याश्रव, कथाकोश इतिहास रचना में महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध हुए। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। आवश्यक चूर्णी, कलिका पुराण भी जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हरिभद्र ने सम्रादित्य कथा, धूर्ताख्यान की रचना की तो उद्योतन सूरि ने कुवल्यमाला की रचना की। जिनसेन ने आदि पुराण तथा गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना की।
की रचनाएं हैं। विशेषतः महाजनपदों के शासकों के विषय में निसंदेह जैन साहित्य बाद का इस क्षेत्र में बहुत। अब हम आते हैं बच्चों धर्मेतर साहित्य, जो कि जिनको लौकिक साहित्य भी कहा गया है। इस साहित्य को हम 5 वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला ऐतिहासिक, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक, तीसरा विदेशी विवरण, चौथा जीवनियाँ, पांचवा कल्पना प्रधान साहित्य। इस साहित्य से भी हमारे प्राचीन इतिहास से संबंधित ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इस श्रेणी का धार्मिक साहित्य उपलब्ध नहीं है। चलो अब आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। पहले हमने लिया था ना 5 भागों में विभक्त है, उसमें सबसे पहले ऐतिहासिक। भारतीय लेखन शैली के अनुसार इतिहास पुराण के वर्ग में कई ग्रंथ आ सकते हैं, परंतु आधुनिक शैली से मिलते जुलते ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में थोड़े ही हैं। इस श्रेणी के साहित्य में रास्तरंगिनी प्रमुख रूप से आती है। इसके रचयिता कलहन थे, ये कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में कश्मीर का आदिकाल से अपने काल तक 12वीं सदी का इतिहास लिखा है। कश्मीर के लगभग समस्त राजाओं का भी इसमें उल्लेख है। कश्मीर के अलावा दूसरे प्रदेशों के कुछ ऐतिहासिक महत्व कम नहीं हुआ है। यह ग्रंथ सच्चे अर्थ में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। कल्हण ने अपने इस ग्रंथ की रचना में पूर्ववर्ती तथा समकालीन परंपराओं तथा अनुश्रुतियों का बड़ा सुंदर उपयोग किया है। कल्हण के अलावा श्रीवर तथा प्राच्य भट्ट कश्मीरी विद्वान और हुए, जिन्होंने कि कश्मीर में इतिहास लेखन के क्रम को आगे बढ़ाया। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें प्राचीन आर्यों के जीवन को 4 भागों में विभक्त किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, परंतु ये अर्थशास्त्र का भी एक अच्छा ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें 180 प्रकरण और 15 अधिकरण है। इसकी विषय वस्तु में यूनानी दार्शनिक अरस्तु की पॉलिटिक्स और मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस का अच्छा प्रभाव झलकता है। शुक्र नीति सार एवं कामंतकीय नीति सार भी इसी श्रेणी के ग्रंथ हैं। शुक्र नीति सार में राजनीति संबंधी कुछ तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। डॉक्टर घोषाल के अनुसार राज्य पर काव्य में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। बाहर स्पत्य के अर्थशास्त्र ने मंत्रिमंडल के महत्व तथा उसमें मत की एकता के महत्व पर प्रकाश डाला है। मंत्रिमंडल व राजा के बीच संबंध कैसे हो तथा लोक कल्याण व सुरक्षा के लिए राजा क्या करे, इस विषय पर भी इस ग्रंथ में प्रकाश डाला गया है। कालिदास के मेघदूत का अभिज्ञान शाकुंतलम भी तत्कालीन अवस्था दर्शाने में सहायक सिद्ध होते हैं। शूद्रक का मृच्छकटिकम, वात्सायन का कामसूत्र, दंडी का दशकुमार चरितम आदि ग्रंथ भी तत्कालीन सभ्यता व संस्कृति पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। गुप्तोत्तर काल के इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत जीवन चरित्र तथा स्थानीय इतिहास है। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित को भी हम इस श्रेणी के ग्रंथों में ले सकते हैं। इसकी रचना 620 ईस्वी में हुई थी। मन की दिग्विजय गुप्त द्वारा रचित नव सहसांक चरित्र से परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। कश्मीरी पंडित विल्हन ने विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ 11वीं सदी के अंत में लिखकर कल्याणी के चालुक्य वंश के इतिहास पर अच्छा प्रकाश डाला है। राजनाथ का अच्युत राजाभ्युत्काल तथा मूषिक वंश के अच्छे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। अब हम आते हैं बच्चों अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अर्ध ऐतिहासिक, प्राचीन भारत में कुछ ऐसे भी ग्रंथ रचे गए जिनके उद्देश्य ऐतिहासिक नहीं थे, पर जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया उससे वह ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी बन गए। इस श्रेणी में पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम तथा मुद्राराक्षस आते हैं। प्रथम ग्रंथ अष्टाध्यायी प्रकृति में व्याकरण ग्रंथ है, पर उसमें भी मौर्य काल से पूर्व मौर्यकालीन राजनीति पर प्रकाश डाला गया है। पतंजलि के महाभाष्य में शुंगकालीन इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ा है।
उदाहरणार्थ पतंजलि ने उस काल में हुए यवन आक्रमण का जिक्र किया है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम में शुंग वंश के नरेश, पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र तथा विदर्भ राज की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। अतः दोनों राजवंशों के संबंधों पर इस ग्रंथ से अच्छा प्रकाश पड़ा है। विशाख दत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य तथा तत्कालीन शासकों के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। यह सत्य है कि इस नाटक ने कल्पना का आश्रय लिया है, पर इसके अधिकांश पात्र ऐतिहासिक है। इसके अलावा राजेश्वर का प्रबंध कोश, जयसिंह का हम्मीर काव्य, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी भी शीर्ष श्रेणी के ग्रंथ माने जाते हैं। छछनामा नाम का ग्रंथ सिंध पर किए गए मुस्लिम आक्रमण का विवरण प्रस्तुत करता है। रासमाला गुजरात के इतिहास पर प्रकाश डालता है। नेपाल में रचे गए इतिवृत्त नेपाल के इतिहास का ज्ञान कराता है। क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य। तमिल भाषा में भी कुछ ग्रंथ ऐसे प्राप्त हुए जो इतिहास के महत्व के हैं। संगम साहित्य ईसा की पहली सदियों के राज्यों व समाज पर पूर्ण रूपेण प्रकाश डालता है। इस साहित्य का विकास 3-4 शताब्दियों में हुआ। संगम साहित्य का विशाल भंडार उपलब्ध है। एक राजकवि ने अपनी पुस्तक नंदिकम में पल्लव नरेश नंदीवर्मन तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन किया है। कलिंगत्तुपरानी में राजा कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा कलिंग देश पर किए आक्रमण का वर्णन किया है। ओटकुतन नामक विद्वान ने 3 चोल नरेशों विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय तथा राजराज पर 3 ग्रंथ लिखे हैं। इसी साहित्य में एतुतोकई, पुरन्नुरु और पत्तु भी उल्लेखनीय ग्रंथ माने जाते हैं। इस साहित्य से दक्षिण के 3 प्रमुख राजवंशों पांड्य, चोल और चेर के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। राजनीतिक घटनाओं के अलावा तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक अवस्था का पता भी इस साहित्य से चलता है। यह साहित्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य माना जाता है। राजस्थान से अपभ्रंश में रचे गए रासो काव्य मिलते हैं। इनमें प्रसिद्ध है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो। इसमें पृथ्वीराज तृतीय के समय की घटनाओं का पता चलता है। अब आते हैं बच्चों विदेशी लेखकों का वर्णन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।